हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 एसएससी चैनल। और जैसा कि गाइज हमारा पहले से शेड्यूल था कि आज हम लोग जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एसएससी जेई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। और आज सैटरडे को जो भी हमारा जो सेशन है वो क्वेश्चन सीरीज का सेम कंटिन्यू रहेगा। जो यस्टरडे हम लोगों ने 160 से तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा अबाउट द एग्जाम्स एसएससी जेई की। भाई आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस में कवर करनी है, किस तरह आपको थोड़ा सा आपको बीच बीच में आपको मैं गाइड करता रहूँगा, है ना। तो फटाफट आप लाइव आ जाइए और जल्दी से सेशन शुरू करते हैं हम लोग आज का, है ना। तो हम लोग का जो महाअवतार सीरीज है क्वेश्चन बैंक का वो चालू कर रखा था हम लोगों ने। और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, लगभग 160 क्वेश्चन के करीब हम लोग कर चुके थे यस्टरडे तक। और उसके अंदर आपने देखा था कि टूल स्टील, फ्यूजिबल प्लग, आपके स्ट्रीम फंक्शन, पोटेंशियल फंक्शन, थर्मोडायनामिक, थर्मल इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट्स हैं, थर्मोडायनामिक, आरएसी है आपका, पावर प्लांट है ना, आईसी इंजन है, इनके बारे में मैंने क्वेश्चन के साथ आपको कंसेप्ट भी डिस्क्राइब किया है, अच्छे से आपको उनका वर्किंग बताया है। चाहे वो एसआई इंजन हो, चाहे सीआई इंजन हो, कि स्पार्क प्लग का काम क्या होता है, वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर कैसे काम करती है, इनके बारे में सारा डिटेल्स आपको मैंने बताया है। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो बिल्कुल आप मेरे जो पिछले जो सेशंस हैं वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं मैकेनिकल का कोई भी एग्जाम के लिए। चाहे अभी आपका जो भेल का एग्जाम आने वाला है पीएसयू का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का अपने ट्रेनी इंजीनियर है, चाहे प्रोजेक्ट इंजीनियर है, भेल का है, ग्रेजुएट इंजीनियर है, जो भी एग्जाम आपका मैकेनिकल से रिलेटेड है, चाहे वेदर इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन पेपर, तो सारे में आपको हेल्प मिलेगी। सिर्फ एसएससी जेई के लिए नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर आप एसएससी जेई के लिए गाइड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट हर जगह एक ही रहता है। चाहे आप भेल का एग्जाम दोगे तो भी वही चीज़ आएगी, कंप्यूटर आप उस पर एसएससी जेई दोगे तो भी वही काम आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंसेप्ट चेंज होता है, ठीक है। मैं उसको उस लेवल पे पढ़ाता हूँ कि आप इंजीनियरिंग सर्विस में भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं विद द स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन भी कराता हूँ कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि उसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 इज करेक्ट, 2 3 इज करेक्ट, ये ऑप्शन हमारे आईएएस क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और फटाफट जो भी स्टूडेंट नया जुड़ा है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आज की वीडियो को। और मैं आपको बिफोर द स्टार्ट आपका सेशन है, मैं आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, ठीक है। दिस इज माई SHUBHAMSIR, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। ये आप इजिली फाइंड कर पाओगे बिल्कुल मेरे उस पे, ठीक है। ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे। ये फाइंड करना है सारा कैपिटल लेटर में शुभम सर मैकेनिकल है। इस पे मैं अपनी सारी पीडीएफ क्वेश्चन सीरीज, अपने आगे से जो भी अपने थ्योरी लेक्चर शीट्स हैं, सारी चीज मैं अपडेट करता रहता हूँ अपनी क्लासेस के बारे में। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा आज का सेशन, ठीक है। इस पे पीडीएफ क्वेश्चन बैंक की आपको आज नाइट को मिल जाएगी। तो ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें मेरा पर्सनल यूजर नेम भी मैंने ऐड कर रखा है, कि अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है किसी तरह का, कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल मुझसे उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोगों का, ठीक है। देखिए मिस मत कीजिएगा, प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ सारे, क्योंकि आपको जो पेपर मिलने वाला है ना वो आपको मिक्स क्वेश्चन का ही मिलेगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं आपका एक सब्जेक्ट से करा दूं, लेकिन क्या होता है कि उसमें आपको एक एग्जाम वाली फीलिंग्स नहीं आती। अपन जब मिक्स क्वेश्चन करते हैं ना तो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सीखते हैं, उससे जो माइंड है हमारा वो जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है चीजों को, ठीक है। बोर नहीं होते हम लोग, ठीक है। कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन करा दिया था मैंने आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यस्टरडे वी हैव डन ऑलरेडी, कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल, सिंगुलरिटीज, स्ट्रीमलाइन स्पेसिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको शुरू करते हैं आज का। बताइए क्या आंसर होगा इसका। कोई स्टूडेंट फटाफट आंसर बताइए। देखिए ये बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर कोई भी आपको ये कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो गेट का हो, ठीक है, गेट का उठा लीजिए, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विस उठा लीजिए, आप आपको प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप रेलवे जेईएन उठा लीजिए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे है ना आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना वो सारे मुझे अगर जितने भी याद है ना मैं सारा बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी मुझे अपने अनुभव के हिसाब से।
तो मिस मत कीजिएगा, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कि हम लोग गलती कहाँ करते हैं क्वेश्चन में। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो हमारा दे रखा है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील क्या है? देखिए नाम इसका लिखा हुआ है हाई स्पीड स्टील, एक्चुअली में ये लो स्पीड होता है। टूल जो बनते हैं आपके लो स्पीड वाले, वो किसके बनते हैं? HSS, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं हम लोग? अगर क्वेश्चन में HSS लिखा है तो इसका मतलब है हाई स्पीड स्टील। ठीक है, देखिए आपने वो देखा है बेंच वाइज, देखा है आपके बेंच वाइज, बेंच वाइज है आपका, हेक्सा है। ठीक है, दीज आर द, ये क्या करते हैं? आपने देखा होगा इनकी जो कटिंग स्पीड होती है वो स्लो होती है, क्योंकि हम लोग हाथ से करते हैं इनको, मैनुअली ऑपरेशन होता है। हम जब करते हैं इनको तो ये लो स्पीड पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन नाम इसका हाई स्पीड स्टील है। इसका कंपोजिशन पूछा गया है कि 1841 का कंपोजिशन होता है, तो वो कौन सा होता है? देखिए टूल है, टूल में क्या होगी? सबसे ज्यादा रेड हॉट हार्डनेस होती है। ठीक है, डब्ल्यू आपका क्या काम करता है? डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं टंगस्टन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टंगस्टन से रिप्रेजेंट करते हैं। 18% इसका होता है HSS के अंदर। ठीक है, ये क्या आपको प्रोवाइड करता है टूल के अंदर? रेड हॉट हार्डनेस। क्या करता है? रेड हॉट हार्डनेस। देखिए रेड का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, रेड का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जो आपके जो होते हैं ना आपके जो लोहार होते हैं, उनको लोहा गर्म करते हुए देखा है आपने? फिर वो क्या करते हैं? उसको रेड होने तक रेड करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रेस करते हैं हैमर से, है ना? हथौड़ा मारते हैं, हैमरिंग करते हैं, उससे क्या होता है? उसको डिजायर्ड शेप में उसको कन्वर्ट करते हैं, वेदर वो शायद शार्प करना हो या फिर उसको प्रेस करना हो। वो रेड हॉट जो होता है ना, उसी चीज को बोला गया है यहाँ पे, जो लोहार जो करते हैं। इसका मतलब है कि हार्डनेस तब तक रहती है जब तक रेड हॉट हार्डनेस। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है रेड हॉट हार्डनेस, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हायर होता है, और ये आपको टूल को क्या देता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हार्डनेस के टर्म्स में। ठीक है, पहला 18% डब्ल्यू हो गया। नेक्स्ट जो आता है 4%, ये आता है आपका क्रोमियम। देखिए क्रोमियम क्या करता है? आपको रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है? देखिए स्टेनलेस स्टील आपने देखा है, उसमें भी क्रोमियम का प्रतिशत होता है। ठीक है, मोर देन 20%। और 4% जो है आपका, लगभग 12% भी इसमें वो कर लेते हैं, साइकिल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो 4% जो है ये क्या है? आपका क्रोमियम है, जो आपको कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या करता है? कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, रस्टिंग से प्रिवेंट करता है ये। 1841 ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको याद रखना है आपको। ये कोई ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ठीक है, ये आता है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में मिलता है, गलत नहीं होता है क्वेश्चन। अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है आपके बहुत बेसिक कंसेप्ट जीरो है, आपको कटिंग टूल्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही आता है कटिंग टूल से। तो 4% और 1% क्या जाएगा आपका? वेनेडियम। तो एक ऑप्शन जो आएगा आपको, वेनेडियम क्या करता है? देखिए अलग अलग केस में अलग अलग चीजें होती है। अगर स्टील के केस में देखोगे तो ये क्या करता है? आपका हार्डनेबिलिटी जो है आपको वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो 18% आपका टंगस्टन होता है, 4% आपका क्रोमियम हो गया, और 1% हो गया आपका वेनेडियम। इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया आपको? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसके एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, बेंच वाइज जो हम लोगों ने, देखो आपने आपके जो प्रैक्टिकल हुए होंगे, अगर आपने जब बीटेक किया होगा, अपना ग्रेजुएशन किया होगा, तो उसमें बेंच वाइज से हम लोग उसको क्या करते हैं? आपने देखा होगा, उसको थोड़ा सा घिसते हैं। एक दो इस तरह के, देखो मैंने अपने ग्रेजुएशन में किया था इस तरह का। दो क्या होते हैं? माइल्ड स्टील के पीस होते हैं, है ना? उनको बेल्ड करना होता है, तो हम इन लोगों से क्या करते हैं? इनसे बेंच वाइज पे उसको होल्ड करके हेक्सा से उसकी फिनिशिंग करते हैं। यस और नो? तो अगर आपने देखा है प्रैक्टिकल में, लेबोरेटरी में, आपने वर्कशॉप में काम किया होगा, तो आपने देखा होगा बिल्कुल। तो ये किसके बने होते हैं? हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कार्बोरेटर का। मैंने आपको बताया था कि कार्बोरेटर आपके किस में होता है? एसआई इंजन में होता है। ठीक है, एसआई इंजन के अंदर होता है, नहीं होता है? और ये क्या करता है? बिफोर द इंजन सिलेंडर ही ये क्या करता है? मिक्सिंग ऑफ फ्यूल। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ जो आपका पेट्रोल है, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर। ठीक है, फ्यूल एंड एयर। ठीक है, दोनों को ये मिक्स करता है। ठीक है, रेशो के हिसाब से, जिसे हम लोग बोलते हैं एयर फ्यूल रेशो, ये अपने हिसाब से कार्बोरेटर क्या करता है? मिक्सिंग करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब कार्बोरेटर की वर्किंग होती है तो उसके अंदर दो डिवाइस लगी होती है, और भी डिवाइसेस होती है।
इंजेक्टर वगैरह, मीटर रॉड है और एक इकोनोमाइजर है। इसने दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई इनका काम क्या होता है। ठीक है, ये तो हमको पता है कार्बोरेटर एसआई में मिक्सिंग करता है, पर पर्टिकुलर इसने उसके अंदर एक लगे रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, मीटर रॉड एंड इकोनोमाइजर डिवाइस लगी रहती है। तो वो उनका वर्किंग पूछ रहा है कि क्या होता है। कोल्ड स्टार्टिंग, पावर एनरिचमेंट, आइडलिंग एंड एक्सेलरेशन। बताइए, आपको मैं समझाऊंगा ये होता क्या है अभी, पहले आप बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूँ, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले समझते हैं मीटर रॉड क्या होती है। देखिए, मीटर रॉड एक तो होती है आपकी मीटर रॉड, इसने दो चीजों के बारे में बात की, एक तो मीटर रॉड के बारे में बात की है, एक इसने बात की आपकी इकोनोमाइजर। देखो, आपने इकोनोमाइजर हमने बॉयलर में भी पढ़ा था, कंसेप्ट वही है। उसमें क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं टू सेव द फ्यूल, है ना, टू सेव द एनर्जी, एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है आपके बॉयलर में। अगर आपने पिछले जो अगर मेरे सेशंस को अटेंड किया है तो आपने देखा होगा कि मैंने इकोनोमाइजर के बारे में भी अच्छे से डिटेल में आपको बताया है इन द केस ऑफ क्वेश्चंस जब आया था। देखिए, मीटर रूट क्या करता है, ये क्या करता है टू कंट्रोल, ये जो करता है ये नॉर्मली क्या करता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल ऑपरेशन जब होता है, जब आप अपना ऐसा इंजन जब स्टार्ट होता है, आपका बाइक स्टार्ट है पेट्रोल इंजन का, तो आपका मीटर रॉड है वो फ्यूल सप्लाई करता रहता है आपके कार्बोरेटर के अंदर। ठीक है, एक रॉड होती है ट्यूब टाइप की, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की। उसमें क्या है, ये काम आपका करता है फ्यूल सप्लाई का, चलिए, है ना, ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन। लेकिन क्या करते हैं, जब नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, आपके गाड़ी को, बाइक को एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, आपको नो नीड टू एक्सटर्नल पावर, तब तक ये क्या करता है, नॉर्मल ऑपरेशन में इकोनोमाइजर एक वाल्व होता है, ये क्या होता है, रिमेन क्लोज्ड इन केस ऑफ, ये एक चीज, ये फंडा जो है ना, ये याद रखना है, समझ में वर्किंग जब आप समझोगे ना इसका, तो आपको समझ में आएगा इकोनोमाइजर वाल्व का, कि ये नॉर्मल ऑपरेशन में क्लोज रहता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है इसका, ठीक है, तो इसमें ये सब लगा देते हैं कि इट इज आल्सो टू सप्लाई द एडिशनल फ्यूल। वो कब करता है, वो कंडीशन में बता रहा हूं, ठीक है। ये नॉर्मल ऑपरेशन में तो क्या रहता है, रिमेन क्लोज। लेकिन जब आपकी बाइक को एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है, किसकी, एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड, तो क्या होता है इसमें, थ्रोटलिंग पढ़ा है आपने, थ्रोटल उसमें भी पढ़ा होगा आपने, आपके गवर्नर के अंदर, जहां पे आपकी स्लीव है वो मूव करती है, अप्स एंड डाउन होते हैं थ्रोटल के अंदर। जब थ्रोटल आपका फुल्ली ओपन हो जाता है, क्या होता है, फुल्ली ओपन हो जाता है, क्या होता है, जब आपकी जो भी इंजन है उसको एक्सटर्नल पावर रिक्वायर्ड होती है, तो थ्रोटलिंग जो है, थ्रोटल डिवाइस है वो फुल्ली ओपन हो जाता है। वहां से क्या होता है, इकोनोमाइजर वाल्व ओपन होकर आपको एक्सटर्नल फ्यूल सप्लाई करता है। क्या करता है, आपको एडिशनल, एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे एडिशनल फ्यूल सप्लाई। ठीक है, एडिशनल फ्यूल सप्लाई करता है ये आपको। उस एडिशनल फ्यूल सप्लाई से क्या, इसका जो वर्ड जो बना गया है वो बना गया है पावर एनरिचमेंट। आपको एडिशनल पावर मिल जाती है टू द इंजन, ठीक है, इसी वजह से उसको पावर एनरिचमेंट बोला जाता है टू द फ्यूल सप्लाई, ना कि एयर सप्लाई नहीं करता है। एनरिचमेंट में यहाँ पे फ्यूल सप्लाई से मतलब है, ठीक है, एडिशनल फ्यूल सप्लाई होता है तो एडिशनल पावर मिलती है। तो इकोनोमाइजर वाल्व जो काम करता है वो भी आपका कंट्रोल करता है फ्लो को, लेकिन ये कब करता है, जब आपको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, जब आप अपनी जो बाइक है, आपका जो इंजन है, उसको एक्सटर्नल पावर, एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज इन नॉर्मल केस इट इज रिमेन क्लोज्ड, ठीक है। और आपका थ्रॉटलिंग क्या होता है, फुल्ली ओपन हो जाता है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा एडिशनल आपके जो फ्यूल टैंक्स है वहां से आपको फ्यूल सप्लाई मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो आपसे देखो नॉर्मल कंबाइनिंग में पूछ रहा है कि भाई मीटर और इकोनोमाइजर डिवाइस है, उसका वर्क क्या होता है ना, वो पूछ रहा है कि होता क्या है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन आ जाएगा, पावर इनरिचमेंट, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, व्हाट इज कोल्ड स्टार्टिंग, आइडलिंग एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिए, कोल्ड स्टार्टिंग क्या होता है, आपने देखा है कि जब आपकी सर्दी स्टार्ट होती है तो बाइक या जो भी स्कूटी है वो स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत करती है, तो एक वाल्व लगा होता है, चॉक वाल्व। ये क्या करता है, देखिए इसका दो केस है, इसका हमने प्रैक्टिकली तो देखा ही होगा क्योंकि आप सबके घर में बाइक है, स्कूटी है, अगर नहीं देखा तो आप देखना।
जब आपकी आप अपनी बाइक या स्कूटी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, इन केस ऑफ सर्दी, विंटर के केस में, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हम लोग क्या करते हैं, चॉक वाल्व को ओपन करते हैं। चॉक वाल्व करता क्या है, बाइक के अंदर, स्कूटी के अंदर चॉक वाल्व करता क्या है, वो क्या करता है, फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देता है। क्या, जो आपका पेट्रोल है, फ्यूल सप्लाई वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फ्यूल सप्लाई इंक्रीज होता है, जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्या होता है, कंबशन ज्यादा स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा ज्यादा बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी जो बाइक या इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। ये चॉक वाल्व का काम है। कोल्ड स्टार्टिंग जो है वो सर्दी के केस में होती है, जहां पे आपके एयर फ्यूल रेशियो कम होता है। ठीक है, आइडलिंग कंडीशन होती है जब आप स्पीड, इसमें स्पीड रेंज होती है। दिस इज द थर्ड स्टेज। ठीक है, ये थर्ड स्टेज है, दिस इज सेकंड स्टेज है, दिस इज फर्स्ट स्टेज है। ठीक, सॉरी, ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, एक्सेलरेशन है जब आपकी गाड़ी आपकी अबव 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही होती है, ये रेंज है, और इसमें एयर फ्यूल रेशियो है वो वेरी करता है ड्यूरिंग द स्टेज। ठीक है, तो ये ज्यादा वो खास नहीं है, आपको मैं समझा दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चॉक वाल्व। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगेन आपका आईसी इंजन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बताइए। लिखा हुआ है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। देखिए आपको फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं, जब सेम कंप्रेशन रेशियो आ जाए ना, तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, चाहे उसने आगे कुछ भी हीट एडिशन लिखा है, चाहे हीट रिजेक्शन लिखा है, चाहे उसने आपको कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसने सेम कंप्रेशन रेशियो लिखा हुआ है, आपको आंख बंद करके ऑटो साइकिल पे टिक कर देना है कि जिसकी ऑटो साइकिल जो है उसकी एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, देखिए ऑटो साइकिल में किसकी ज्यादा है, सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन और नॉट। देखिए पहला केस जो दे रखा है ऑटो कम दे रखा है, इस वाले केस में ड्यूल को ज्यादा दे रखा है, इस वाले केस में ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें क्या है, ऑटो इससे बड़ा है और डीजल इससे बड़ा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर सेम कंप्रेशन रेशियो है तो बिल्कुल आंख बंद करके ये ऑप्शन टिक कर देना, आंसर यही आएगा। ठीक है, रटा नहीं रहा हूं, ये बहुत जल्दी है। सेम कंप्रेशन रेशियो क्या है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनता है, देखो बताइए, पता होगा आपको कौन कौन सी साइकिल होती है आपकी। तीन साइकिल होती है, तीनों साइकिल बता देता हूं मैं आपको। एक होती है डीजल साइकिल, एक होती है आपकी ड्यूल साइकिल। ठीक है, ड्यूल साइकिल में बहुत बार ना क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, ये आपकी है। यस और नो बताइए फटाफट, ये बनेगा नहीं बनेगा। क्लॉकवाइज साइकिल है सारी। क्लॉकवाइज साइकिल क्या होती है आपकी, वर्क प्रोड्यूसिंग होती है, तो दीज आर द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस है, वो सॉरी साइकिल है। ठीक है, पहली जो साइकिल है इसका नाम क्या होता है आपका, दीज आर द पीवी डायग्राम। ठीक है, दिस इज ऑटो साइकिल, दिस इज ऑटो, दिस इज डीजल साइकिल। ठीक है, एंड दिस इज ड्यूल साइकिल। ड्यूल साइकिल का दूसरा नाम क्या है, सेमी डीजल साइकिल। बहुत लोगों को नहीं पता है तो लिख लेना। और इसमें जो फ्यूल यूज करते हैं ना, कोई नया प्रकार का फ्यूल इन्वेंट नहीं किया है इसमें कि भाई इसमें तो पेट्रोल कर लिया, इसमें डीजल कर लिया, तो भाई इसमें क्या करते हैं, अब नाम से तो पता लग जाएगा आपको, सेमी डीजल फ्यूल है, वो सेमी डीजल साइकिल है, तो कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, डीजल ही फ्यूल डीजल फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, ये एक बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं इंडियन सर्विसेज में कि अगर आपको नाम दूसरा पता नहीं है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें है ना बहुत सारे जो स्टूडेंट्स है वो गैसियस बताने लग जाते हैं कि सर नेचुरल गैस वाला इंजन है, तो नहीं बताना है। ठीक है, डीजल फ्यूल होता है। देखिए ये साइकिल है, ठीक है, ये मैंने जस्ट बताई है फॉर द नॉलेज के लिए आपको। इसमें क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी इसको बोला जाता है, ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, डीजल साइकिल है,
इसमें क्या होता है, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। मैं फिर से थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, है ना। हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। 1 से 2 जो है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है, 2 से 3 हीट एडिशन है, 3 से 4 जो है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक है, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जिसे हम लोग आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। एक्सपेंशन जितने भी हैं इनमें, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, वो आइसेंट्रोपिक है, क्योंकि सारी क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। और रिवर्सिबल साइकिल के लिए मैंने बताया था आपको, देयर शुड बी ओपन एंड क्लोज साइकिल, दोनों आर की आपकी रिवर्सिबल होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट है मस्ट बी कांस्टेंट एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन m डॉट इन इज इक्वल टू m डॉट आउट, फिक्स्ड मास होना चाहिए फॉर द रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, दीज आर द अजम्पशन। जब हम लोग मेंस का क्वेश्चन करते हैं तो ये सारे अजम्पशन आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो एसएससी जेई मेंस हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, आपको अज्यूम्स जो भी आप अज्यूम करते हैं फॉर द रिवर्सिबल साइकिल, वो सारे आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज तो आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना। इसमें क्या होता है आपका, बस कुछ नहीं करना है। इसमें जो कांस्टेंट प्रेशर है, इस पे हीट एडिशन होता है। इसमें सीपी एंड सीवी को थोड़ा सा कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है, एंड रिजेक्शन जो है वो सब में कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, नॉर्मली जो एफिशिएंसी होती है वो डीजल की ज्यादा होती है, फिर ड्यूल की ज्यादा होती है, फिर आपकी ओटो की ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ कंप्रेशन रेशो, सेम कंप्रेशन रेशो के केस में आपकी ओटो की ज्यादा होगी, फिर ड्यूल, फिर डीजल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, जब अब मेरा फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपने शुरू से आप जुड़े हुए हैं तो फर्स्ट लेक्चर के टाइम पे आपने बिल्कुल देखा होगा इसको, कि मैंने आपको बहुत अच्छे से थर्मोडायनामिक्स के बारे में समझाया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज, आपको बताया था इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, और कैसी है प्रॉपर्टी एनर्जी, डिपेंडेंट ऑन मास और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। देखिए मैंने आपको बताया था पॉइंट फंक्शन में कौन कौन आता है आपका, पॉइंट फंक्शन में आपका आता है हीट एंड वर्क, यस और नो, हीट एंड वर्क यही आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। एंड क्या बोलते हैं इनका जो अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव चेंज करते हो डेरिवेटिव, तो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, ये है ना। तो क्या इसका मतलब हो जाएगा, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, दीज आर द नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यस और नो। हीट एंड, ये हीट हीट है ना, हीट एंड वर्क। ठीक है, आपके बाकी जैसे सॉरी यार मैंने गलती कर दी यार, मैं क्या बता दिया, सॉरी। दीज आर द पाथ फंक्शन है यार, है ना, दीज आर द पाथ फंक्शन। ठीक है, दीज आर द पाथ फंक्शन हीट एंड वर्क। और पॉइंट में कौन कौन से आते हैं आपके, आपके पॉइंट में जो आते हैं वो आते हैं प्रेशर है, टेम्परेचर है, आपका एनर्जी है। ठीक है, दीज आर द पॉइंट फंक्शन है, और इनको क्या बोलते हैं आपके, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोलते, नहीं बोलते। ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। ठीक है, अगर आपको आपने पिछले सेशंस अटेंड किए हैं तो बिल्कुल बताया था। ठीक है, तो हीट एंड वर्क आर द पाथ, बिकॉज ये क्या है, पाथ डिपेंड है, पाथ जो प्रोसेस जो भी पाथ फॉलोड करिए उस पर डिपेंड रहते हैं, इसी वजह से इनको पाथ फंक्शन बोला जाता है। इनको पाथ से कोई मतलब नहीं है, दीज आर द पॉइंट, किसी पॉइंट पे किसी सिस्टम का क्या प्रेशर टेम्परेचर है उससे मतलब है, प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या हो रही है, एडियाबैटिक, उससे इनको कोई मतलब नहीं है, ये सारी प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन। तो एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट फंक्शन है, ये समझ में आया। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव बताया था मैंने, इंटेंसिव का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑन मास, यस और नो, इंडिपेंडेंट ऑन मास बताया था, नहीं बताया था आपको मैंने। और आपका एक्सटेंसिव जो बताया था वो बताया था मैंने आपको डिपेंडेंट ऑन मास। इसके एग्जांपल भी मैंने बहुत सारे बताए थे आपको। ठीक है, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया है तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आएगा इसका आंसर बताइए, एनर्जी डिपेंडेंट ऑन मास, यस और नो, मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी, सॉरी, पॉइंट फंक्शन, है ना। तो पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है वो मास पे डिपेंड होती है, नहीं होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम बी स्क्वायर है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, एम जी एच है। हाँ, अगर आपको दे रखा है स्पेसिफिक एनर्जी, मैंने आपको उस दिन यही चीज बताई थी, स्पेसिफिक एनर्जी है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इट इज द वैल्यू ऑफ पर यूनिट मास। ठीक है, मास क्या है इसमें, कांस्टेंट है, डज नॉट डिपेंड
वेरी नहीं कर रहा है ना। जो भी हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट लिखते हैं ना, Cp एंड Cv, ये सारी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन मास, तो इनको इंटेंसिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटेंसिव। ठीक है, अगर स्पेसिफिक कहीं भी लिखा हुआ है, चाहे वो स्पेसिफिक हीट हो चाहे स्पेसिफिक एनर्जी हो, दो दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑन मास। ठीक है, क्योंकि यूनिट क्या होती है आपकी, किलो जूल पर केजी, केल्विन होती है नहीं होती है, तो जो पर केजी होता है इसी को बोला जाता है पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट, पर यूनिट मास। ठीक है, द टेम्परेचर रेज बाय यूनिट, टेम्परेचर का जो यूनिट टेम्परेचर है उस पर कितनी हीट आपकी बनी है। ठीक है, रेज द टेम्परेचर पर यूनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, ये मैंने आपसे आपको 2 दिन पहले बताया था वर्क रेशो और बैक वर्क रेशो। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए वर्क रेशो क्या होता है आपका, वर्क रेशो देखते हैं। ठीक है, ये मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है गामा से। इसका मतलब होता है डब्ल्यू नेट अपॉन पॉजिटिव वर्क। ठीक है, डब्ल्यू नेट अपॉन डब्ल्यू टी। अगर आप बात करोगे ब्रेटन साइकिल की बात करोगे, देखिए ब्रेटन साइकिल में क्या होता है, आपको पता है ब्रेटन साइकिल की जब बात करते हैं तो वहां क्या होता है आपका, कंप्रेसर होता है नहीं होता है, क्या होता है, कंप्रेसर होता है। लेकिन इन केस ऑफ रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर, रैंकाइन साइकिल के अंदर क्या होता है, पंप होता है नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर पंप वर्क नहीं दे रखा है तो उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कंप्रेसर क्या करता है, देखिए मैं बता देता हूँ उसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा, ये मैंने बताया था माइनस वी डी पी एस नो। ठीक है, नेगेटिव वर्क क्या है, ओपन सिस्टम वर्क है। अगर कंप्रेसर है तो जो ये इसका मतलब क्या आ जाएगा, जी, दिस इज जी, है ना। अगर मान लो आपका इसमें भी सेम यही होगा, माइनस वी डी पी। ठीक है, अगर आपका इसके अंदर लिक्विड क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, लिक्विड लिख दूं मैं इसको। ठीक है, दिस इज लिक्विड। ठीक है, दिस इज जी। अब आपको पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब होता है 1/रो। यस और नो। मास क्या होता है, पर यूनिट होता है, मैंने आपको बताया था फॉर द स्पेसिफिक। ठीक है, दिस इज वी जी, ये जी आर लिख दूं मैं यहाँ पे। आपको पता है रो जी की वैल्यू कितनी होती है, बहुत कम होती है। अगर मैंने एयर ले लिया, एयर की कितनी होती है, 0.00241 कुछ इस तरह होती है। तो इसका मतलब है जो वीजी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, होल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसी की वजह से कंप्रेसर का जो वर्क इनपुट है, जो हम लोग वर्क प्रोवाइड कराते हैं, एडिशनल वर्क हम देते हैं अपनी तरफ से, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके केस में क्या होता है, जैसे 1000 लिख दिया आपने, वाटर ले लिया, तो 1/1000 लिख दूं मैं इसको। यस और नो। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, जब डेंसिटी लिक्विड है, क्योंकि पंप जो है वो लिक्विड को डील करता है जबकि कंप्रेसर गैस को डील करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसी वजह से नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, इसको किताबों में सीधा लिखा रहता है, तो समझना ये है कि इसकी वजह से रहते हैं। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, रिमूव कर दूं इसको मैं। चलिए अब आते हैं अपन अपने कंसेप्ट पे, बैक वर्क रेशियो और वर्क रेशियो पे। ठीक है, देखिए देखिए ठीक है, देखिए वर्क रेशियो क्या होता है, डब्ल्यू नेट। अगर आप बात करोगे फॉर द ब्रेटन तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टर्बाइन तो दोनों के केस में होता है। ब्रेटन के केस में बात करूं तो मैं कंप्रेसर लिख दूं और डब्ल्यू टी लिख दूं फॉर द ब्रेटन। ठीक है, ब्रेटन। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे बात की रैंकाइन की बात की तो क्या आ जाएगा वहां पे, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टी इन केस ऑफ रैंकाइन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है, इसका फॉर्मूला जो है वो यही है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन होती है, वर्क रेशियो प्लस बैक वर्क रेशियो इज इक्वल टू 1। ठीक है,
ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ लेता है, आपके एसएससी जेई में पूछ लेता है, आपके एईएन जेईएन के जो कंप्यूटर बेस्ड अभी यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, एईएन का एग्जाम था उत्तर प्रदेश का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था कंप्यूटर बेस पे पूछ लेता है। अब आप आराम से निकाल सकते हो बैकवर्क रेशो, ठीक है, इट इज होता है नेगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क, डब्ल्यू सी बाय डब्ल्यू टी लिख सकते हो इसको तो आप, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी लिख सकता हूँ। एक आपको कैसे मिलेगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू सी बाय डब्ल्यू टी, यस और नो। तो कभी कभार ये पूछ लेता है क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द परफॉर्मेंस पैरामीटर वेपर पावर साइकिल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वर्क रेशो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वर्क रेशो, दोनों का जो समेशन होता है वो क्या होता है, यूनिटी होता है, वर्क रेशो प्लस बैक वर्क रेशो। समझ में आया आपको ये, और वो मैंने बताया आपको कि भाई पंप वर्क और कंप्रेसर वर्क किस तरह ज्यादा होता है। 166 क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फटाफट बताइए। द फंक्शन ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इन द रीजनरेशन साइकिल इज टू, देखिए समझिए, अब आप कैपिलरी ट्यूब अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब से पहले आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, वीसीआरएस पढ़ा है आपने, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्योंकि ये जो पूछ रहा है वो वहीं से पूछ रहा है आपसे रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो देखिए टीएस डायग्राम बनाते हैं अपन वीसीआरएस का, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज क्या होता है आप, सॉरी ये क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेसर वर्क होगा नहीं होगा, दिस इज डब्ल्यू सी। 1 से 2 क्या चीज है आपकी, कंप्रेसर वर्क डब्ल्यू सी। 2 से 3 क्या है आपका, बताइए फटाफट, कंडेंसर, ठीक है। 3 से 4 क्या है आपका, थ्रॉटलिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन डिवाइस, हीट रिजेक्शन होता है इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर। पी यहाँ पे पीसी है, ये क्या है पीईई, इवेपोरेटर प्रेशर है 4 to 1, और ये क्या है कंडेंसर प्रेशर 2 to 3। एक्सपेंशन डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, थ्रॉटलिंग यूज करते हैं नहीं करते हैं, बताइए। इन केस ऑफ बीसीआरएस 4 to 1 क्या है आपका, इवेपोरेटर है, यस और नो। हीट एडिशन होता है नहीं होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सेम हीट रिजेक्शन हो जाएगा आपका एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और ये क्या है आपका, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेसर। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है, लेकिन मैंने आपको वीसीआरएस क्यों बना दिया, वीसीआरएस इसलिए बनाया है कि कैपिलरी ट्यूब है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है, दीज आर द एक्सपेंशन डिवाइस। जो आपका कैपिलरी ट्यूब है क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस है। एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है आपकी, जो आपका वॉल्यूम तो इंक्रीज करेगा बट क्या करेगा, टू रिड्यूस द प्रेशर, ठीक है। रैपिडली प्रेशर रिड्यूस करता है ये, उसकी वजह से क्या होता है आपका, आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेशर इतना था, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर इतना था, तो कितना फास्ट इसने एक्सपेंशन डिवाइस जो आपकी थ्रॉटलिंग है उसने प्रेशर रिड्यूस किया है। और ये क्या करता है, प्रेशर रिड्यूस करके क्या करता है, मिनिमाइज हीट कर देता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, आप क्यू एस देते हो, दिस इज क्यू एस, यहाँ से क्या होता है आपका क्यू आर हो जाता है, हीट रिजेक्ट होती है इन द केस ऑफ कंडेंसर, और हीट एडिशन करते हैं हम लोग इवेपोरेटर में, यही होता है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यही होती है आपकी 4 to 1 जो इवेपोरेटर में आप प्रोड्यूस करते हो, सॉरी रेफ्रिजरेटर जो प्रोड्यूस इवेपोरेटर प्रोड्यूस करता है आपका। तो होता क्या है कि कैपिलरी ट्यूब एक आपकी एक्सपेंशन डिवाइस होती है जो क्या करती है, आपका रैपिडली रिड्यूस करती है प्रेशर को, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसके अंदर हीट गेन ना हो पाए, हीट ले ना पाए वो, है ना, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, उसको कूल जल्दी से करने के लिए उसका प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो यही एक्सपेंशन डिवाइस का काम होता है, चाहे वो थ्रॉटलिंग हो चाहे वो आपकी कैपिलरी ट्यूब हो। तो आंसर देखिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए उसने आंसर कुछ भी नहीं दे रखा है ना, तो उसने ये दे रखा है कि आपको जो मैंने बताया ना वो आंसर के हिसाब से नहीं बताया है, काम जो बताया वो बताया मैंने आपको कि भाई एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन ऑप्शन में इसने कहीं पे भी प्रेशर रिडक्शन का लिख नहीं रखा है, अगर प्रेशर रिडक्शन लिखा होता तो वो टिक करते, अगर प्रेशर रिड्यूस नहीं लिखा है तो हम लोग करेंगे, देखिए प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ कूलिंग नहीं, रिड्यूस कंपोनेंट वेट नहीं, इंप्रूव सीओपी नहीं, ये आएगा फिर कंट्रोल फ्लो, ठीक है।
उस साइकिल जो फ्लो साइकिल है, उसको कंट्रोल फ्लो जो होता है रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करने के काम आएगा। अगर ये ऑप्शन आपका ऑप्शन में कंट्रोल फ्लो लिखा है और आपके साथ में लिखा हुआ है टू रिड्यूस प्रेशर, क्या लिखा हुआ है, टू रिड्यूस प्रेशर, तो आपको रिड्यूस प्रेशर पे काम करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कंट्रोल फ्लो पे जाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब समझ में आया, एक्सपेंशन डिवाइस समझ में आया। चलिए आगे बताइए। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होगी, ब्रेटन साइकिल, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो बताइए। इज इक्वल टू 1/1 गामा पी, दिस इज द प्रेशर रेशियो, गामा माइनस वन अपॉन गामा। ठीक है, इसको अगर आप और आगे मॉडिफाई करोगे तो ऐसा लिख सकते हो आप, गामा पी 1 माइनस गामा अपॉन गामा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। ये क्या करेगा, होल जो है ये माइनस का हो जाएगा ऊपर जाते, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गामा पहुंच जाएगा 1। ठीक है, दिस इज प्रेशर रेशियो एंड दिस इज द इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोनेंट पे समझ में आया। यही पूछ रहा है आपसे, ऑप्शन टाइप इसने लिखे नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एरर थी, तो इस वजह से सीधा मैंने आपको खुद नहीं लिख दिया है। ठीक है, फटाफट करते हैं 168 पे। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके। कौन सा क्वेश्चन है ये आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। इसको समझाता हूं मैं पहले, फटाफट देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये यूं कह रहा है कि भाई एक आपका स्टोन है जिसका मास m दे रखा है। ठीक है, यही पूछ रहा है। उसको क्या किया आपने, वर्लिंग की, वर्लिंग मतलब उसको आपने किसी स्ट्रिंग या रस्सी से बांध दिया और उसको आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ उसको आप घुमा रहे हो। तो बोल रहा है कि मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग कब आएगा, जब वो बॉटम पे होगा, टॉप पे होगा, हाफ वे होगा या क्वार्टर वे पे होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक सर्किल बना लेता हूं। ठीक है, सर्कुलर मोशन बना दिया। ये क्या है, ये मास m लगा दिया मैंने, सबसे पहला केस। ठीक है, मैंने क्या किया, v इसकी वेलोसिटी है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका, mv² r लगेगा नहीं लगेगा बताइए। बाहर क्या लगेगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, सेंट्रीपिटल। याद है नहीं है आपको, मैकेनिक्स 11th-12th की। ठीक है, इनसाइड जो है सेंट्रीपिटल लगता है और आउटसाइड सीडो बोलते हैं, सीडो फोर्स भी बोलते हैं, और आउटसाइड को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, मास m है इसका। उसने क्या किया कि भाई इसको मैं रोटेट कर रहा हूं इस तरह से। ठीक है, रोटेट किया, लेकिन वो बोल रहा है कि भाई टेंशन से जो स्ट्रिंग है इसका रेडियस मान लो r है। ठीक है, इसका r मान लीजिए, रेडियस r है। स्ट्रिंग कैसे आएगा, स्ट्रिंग जहां से आपका t जोड़ा रहता है, जैसे मान लो आपकी पुली होती है, ये पुली होती है, ये मास लगा रहता है, mg नीचे काम करता है, तो t कहाँ काम करता है, जहां से फिक्स्ड है, जहां से आपकी स्ट्रिंग बनी हुई है ना, फिक्स्ड है, t से ऐसे ही काम करता है, तो t भी इसमें ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको ब्लैक से करा के बता देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, इसको जब रोटेट किया, ये मास इस जगह आ गया, और मैंने क्या किया, इसका कुछ वर्टिकल एक्सिस जो है t इसी केस में काम करेगा। ठीक है, या सुनो, ये t इधर लिख दिया। अब देखना, ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मास m लिखा मैंने यहाँ पे, वही सेम वेलोसिटी v। ठीक है, वेलोसिटी v लिखी। ये पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि मैक्सिमम टेंशन किसके केस में आएगा। देखिए अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखोगे, तो टेंशन जब आएगा जब ये बॉटम पे होगा, जब भी मैक्सिमम टेंशन लगेगा। और के केस में क्या होगा, यहाँ पे थीटा आएगा, टी क्या हो जाएगा आपका। देखिए ऊपर के केस में जब देखोगे आप, वर्टिकल एक्सिस के केस में देखोगे, ठीक है, तो जी कैसे काम करता है, ग्रेविटेशनल नीचे, इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम जी कॉस थीटा आएगी नहीं आएगी, यस और नो। इसको आप इस तरह करोगे, ये एम जी है नीचे, सॉरी एम जी काम करोगे नहीं करोगे, ये यहाँ पे आपने एम जी है आपका नीचे काम करेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल, इसको यहाँ पे लेके आओगे आप, ये थीटा कैसे काम करेगा, एम जी कॉस थीटा काम करेगा। ठीक है, देखिए बॉडी क्या कर रही है, ग्रेविटी क्या है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस काम करती है, माइनस प्लस एम बी स्क्वायर आर, यस और नो, दिस इज द इक्वेशन। काम करेगी नहीं करेगी बताइए,
समझ में आया? टेंशन की इक्वेशन जो बनेगी आपकी मैकेनिक्स की वो यही बनेगी, नहीं बनेगी बताइए? मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन देके, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बिल्कुल कि एक एंगल थीटा बनाएगा ये वर्टिकल एक्सिस से। चूंकि वर्टिकल एक्सिस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि टेंशन जो है आपका वर्टिकली लगा रहता है किसी भी स्ट्रिंग या रस्सी के अंदर। इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू आपको चाहिए तो 180 डिग्री अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इस थीटा की वैल्यू को, क्या कर दूं 180 डिग्री एट द बॉटम, तो इसकी टेंशन जो है वो टी क्या मिल जाएगा, मैक्स मिल जाएगा। और टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव एम जी प्लस एम बी स्क्वायर आर मिलेगा, नहीं मिलेगा बताइए? इन केस ऑफ मैक्सिमम लाने के लिए इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा ये वाला, बताइए? ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया है। वैसे अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे इसको तो आप बनाओगे स्ट्रिंग तो आपको ये पता लग जाएगा टी मैक्स एट द बॉटम ही काम करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं 169। बताइए, इन रेफरेंस वाई आर एक्सपेंशन लोकेटेड डिवाइस क्लोजर टू द, देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन डिवाइस का, ये क्या करते हैं, हीट गेन को मिनिमाइज करते हैं। ये चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आपका प्रेशर रिड्यूस हो, उससे क्या हो कि जो आपका रेफ्रिजरेंट है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है ये होता है नहीं होता है, आपने देखा होगा, दिस इज एक्सपेंशन डिवाइस होती है 4-1। ये अगर आप साइकिल में देखोगे इवेपोरेटर होता है, यहाँ आपका प्रेशर एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है। ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि रेफ्रिजरेंट जल्दी से जल्दी कूल हो, जल्दी से जल्दी कूल हो, उसके लिए क्या करेंगे कि उसके अंदर हीट गेन ना हो पाए जल्दी से जल्दी। ठीक है, हीट गेन उसको नहीं मिला है तो उसको मिनिमाइज करते हैं हीट गेन को, ये मैंने अभी जस्ट बताया था। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम वाई इज रिसीवर, देखो रिसीवर का मतलब क्या है, जो रिसीव करेगा। रिसीवर का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि रिसीवर क्या का मतलब है, कोई भी चीज रिसीव करने के लिए जो कलेक्ट करेगा, जो स्टोर करेगा। ये क्या करता है, देखिए कहाँ पे लगा होता है ये, अगर जब आप बीसीआरएस साइकिल देखते हो, सॉरी टीएस डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तो टीएस डायग्राम ये बनाया आपने, दिस इज 1 2 3 4। ये क्या करता है, कंडेंसर के जो आउटसाइड, जो कंडेंसर आउटलेट होता है वहां पे एक रिसीवर लगा रहता है एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, और आपके जो कंडेंसर है और जो एक्सपेंशन डिवाइस है उसके बाद में लगा रहता है एग्जिट ऑफ कंडेंसर, एक स्टोरेज रहता है। ये किसको स्टोरेज करता है, आपका रेफ्रिजरेंट को स्टोरेज करता है। ठीक है, टू कलेक्ट द रेफ्रिजरेंट, और इसकी पोजीशन क्या होती है, आफ्टर द कंडेंसर। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। ठीक है, आज हम लोगों ने 170 क्वेश्चन किए हैं, तो अब अगेन मॉर्निंग में हम लोग 171 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल आप दोबारा से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन, एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए, और मेरी जो क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है, 9 बजे होती है रात को। तो बिल्कुल क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैं 30 दिन के अंदर आपको लगभग 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बिफोर द एग्जाम आप करके जरूर जाइएगा। ठीक है, कोई भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो या डाउट हो, तो मैंने आपको अपना जो टेलीग्राम नाम है वो बता रखा है, शुभम सर मैकेनिकल, आप टेलीग्राम पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गुड नाइट, बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच।